तो इसी पर चर्चा करने के लिए डॉक्टर नरेश चावला, वाइस प्रेसिडेंट दिल्ली मेडिकल काउंसिल के जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आपका डॉक्टर नरेश जी टीवी 100 पर। डॉक्टर नरेश जी, सबसे पहले मैं आपसे ये जानना चाहूंगी, क्योंकि देश भर में महामारी ने किस तरीके से हाय तौबा मचा रखी है। अब ऐसे में लोगों के पास कोई उपाय नहीं है कि वो क्या करें क्या नहीं करें। लोग बहुत ज्यादा डिप्रेशन में जा रहे हैं, क्योंकि कोरोना से मौतें कम और डिप्रेशन की वजह से मौतें अब ज्यादा होने लगी हैं। ऐसे में लोग डिप्रेशन में ना जाए, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए पूजा, मैं आपको बता दूं, इसमें कोई शक नहीं है कि ये बहुत ही दुर्भाग्यवश सेकेंड वेव ऑफ कोरोना हमारे देश में चल रही है और प्रैक्टिकली पूरे हिंदुस्तान में ही कुछ स्टेट्स में ज्यादा थी, लेकिन अब तो बाकी भी फैलती जा रही है। और जहां तक हम दिल्ली एनसीआर को देखें तो प्रैक्टिकली इस वेव की वजह से काफी फैमिलीज इफेक्टेड हैं। एक एक घर में कई बार 8-8 10 लोग बीमार पड़ रहे हैं और जो घर के बड़े बूढ़े हैं वो कुछ अस्पताल भी पहुंच रहे हैं, कुछ लोग हताश भी हो रहे हैं। उसकी वजह से एक बहुत ही दहशत सी फैली हुई है। सबके मन में एक ही बात रहती है, कहीं मेरा नंबर ना आ जाए। तो मैं दोबारा बताना पसंद करूंगा, कुछ मूल मंत्रों को अगर आप फॉलो करेंगे तो आपको नुकसान नहीं होगा। सबसे पहले तो जो पिछला कोरोना था वो यंग एज के लोगों को कम इफेक्ट करता था, तो इस बार का कोरोना इवन यंग लोगों को जो 20 साल के हैं, 25 साल के हैं, 35 साल के हैं, उनको भी काफी इफेक्ट हो रहा है और उनके भी कुछ लोग हताश हुए हैं। तो एक जनरल मन में डर फैला हुआ है। ऊपर से टेस्टिंग बहुत ज्यादा कराई जा रही हैं। इवन हमने देखा है कि जो HRCT है, यानी कि छाती का CT स्कैन है, उसको इतना ज्यादा कराया जा रहा है कि कई बार जरूरत नहीं होती है। जैसे कुछ दवाइयों की कमी पाई गई, अब कल परसों हमने सुना था कि ऑक्सीजन की कमी बहुत पाई गई। तो कुछ चीजें एक्चुअली हैं। जैसे किसी को कुछ भी होता है, अगर वो अमीर आदमी है तो वो सोचता है सबसे पहले मैं किसी बड़े अस्पताल में अपना एक बेड पक्का कर लूं। किसी को अभी ऑक्सीजन की जरूरत नहीं भी है, वो ऑक्सीजन का सिलेंडर चुरा लेता है, अपने घर में रख लेता है। तो ये सब थोड़ी दहशत फैलती जा रही है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं लोगों को आगाह करूंगा और साथ में ये हेल्थ एजुकेशन करूंगा, इतना घबराने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले अगर आपको बुखार हो भी जाता है तो आप अपना हाइड्रेशन ठीक रखिएगा, अपना पानी ज्यादा पीजिएगा, सिंपल प्लेन वाटर। अक्सर लोग पूछते हैं कि मैं गर्म पानी पीऊं या ताजा पानी पीऊं या ठंडा पानी पीऊं। उनको कहा जाता है कि आप गर्म तो आप थोड़ा पी सकते हो, ठंडा पानी अवॉइड करते हुए सिंपल टैप वाटर पिया जाए तो वो बेस्ट होता है। तीसरा, थोड़े फ्रूट्स में थोड़ी बचाने की ताकत होती है। जूसी फ्रूट्स जिसमें कि विटामिन सी होता है, जो कि हम अलग से बहुत लेते हैं, लोग विटामिन सी बहुत लेते हैं, जो कि इससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ती है, वो लिया जाए। तीसरा ट्रीटमेंट जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि लोग आजकल ये कहेंगे कि डॉक्टर मैंने खाना बंद कर दिया, ये सबसे गलत है। अपना नॉर्मल खाना छुट-पुट जरूर लेते हो, तीनों खाने में। चौथा, जो हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट फैक्टर है वो है कि जो हमारे बड़े बूढ़े हैं और जिनको कोई दूसरी बीमारियां लगी हुई है, जिसको कोई डायबिटीज है, किसी को किडनी डिजीज है, किसी को ब्लड प्रेशर बीमारी है, किसी को लंग डिजीज है, किसी को हार्ट डिजीज है, तो ये अपनी दवाइयां बरकरार लेने और इनका हमें बचाव ज्यादा किया जाए। जैसा कि मैं पहले भी आपके चैनल पे कहता आया हूँ, आज भी जो सबसे बड़ी जो हमारा बचाव है या वैक्सीन है, वो वैक्सीन का इंजेक्शन तो बाद में है। आज भी अगर हम जबरदस्ती अपने घर से बाहर नहीं निकलते हैं, वो घर के अंदर रहते हैं, तो हमें बीमारी थोड़ा कम छू पाती है। लेकिन डॉक्टर साहब, अगर बात करें खास तौर पर बच्चों की, क्योंकि देखिए अभी बार बार यही अपील की जा रही है डॉक्टर्स की तरफ से, सरकार की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, वैज्ञानिकों की तरफ से भी, कि लोग अपने घरों में रहें, सुरक्षित रहें। ऐसे में बच्चों के लिए सबसे ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, क्योंकि बच्चों को खेल खेलने के लिए ग्राउंड नहीं मिलता है। ऐसे में वो बहुत ज़्यादा परेशान करने लगते हैं घर में परिवार को। अब ऐसे में परिवार के पास क्या कुछ ऑप्शन है, वो क्या कर सकता है, किस तरह से अपने बच्चे को शांत कराए, ऐसे माहौल में कैसे ढाले? देखिए, जहाँ तक बच्चों की थोड़ी जिद की बात है, तो बच्चे आजकल के बच्चे काफी नर्सरी से LKG से चले जाते हैं, तो उनको भी थोड़ा सूझबूझ के साथ समझाने से हमारा काम चलेगा। तो घर की कोई गेम है, घर की कोई ब्लॉक गेम्स होती हैं, कोई लूडो टाइप गेम्स होती हैं बड़े बच्चों के लिए, उससे बड़े बच्चों के लिए कोई अंताक्षरी होती है। ऐसी कई चीजें हैं जिसमें परिवार अपने आप को इन्वॉल्व कर सकते हैं। उससे थोड़ा बच्चे खुश भी हो सकते हैं और उससे थोड़ा सा बच्चे उनकी डिस्ट्रेसिंग, जो बड़े हैं उनके साथ उनकी भी
स्ट्रेस या टेंशन कम की जा सकती है। यानी कि एंटरटेनमेंट का जरिया जरूर होना चाहिए कुछ न कुछ, जिससे माहौल को सही किया जा सके। लेकिन डॉक्टर साहब, जब इस तरह से लोग घरों में कैद हो जाते हैं तो अमूमन देखा जाता है कि बहुत ही चिड़चिड़ापन लोगों के मन में घर करने लगता है, लोग एक दूसरे से बात करना तक पसंद नहीं करते हैं। ऐसे सिचुएशन में क्या करना चाहिए? देखिए, पिछली बार भी जब कोरोना का जब लॉकडाउन हुआ था, जो बहुत ही इफेक्टिव लॉकडाउन था, तो हमें उसमें इस बार का लॉकडाउन तो अभी हमें थोड़ा ढीला नजर आ रहा है। तो हमने देखा था कि जो बड़े बूढ़े थे, जो घर की गृहणियां थी, उनको काम करना पड़ गया था। आफ्टर ऑल जो मेड्स हैं और सर्वेंट्स काफी हद तक यहाँ से चले गए थे, तो काफी दिक्कतें आई थी। तो तब भी हमने लोगों को एक ही बात समझाया था कि सबसे पहला काम तो है कि ये भागती दौड़ती जिंदगी है, जिसमें एक इंसान को दूसरे इंसान से बात करने का समय भी नहीं मिलता था। तो एटलीस्ट एक दूसरे से बातचीत तो करिए। अपना जो हमारे कम्युनिकेशन खराब हो गए थे, सुनता था कि पिता पुत्र को कभी मिलता ही नहीं था। जब पुत्र उठता है तो तब तक पिता काम पे चला गया होता है, जब शाम को पिता वापस आता है तो पुत्र पहले सो चुका है, चाहे घर के बड़े बूढ़े भी हों। तो हमारे हिसाब से एक कम्युनिकेशन खोल के एक दूसरे से अपनी इमोशंस शेयर करना एक काम अच्छा हो सकता है। मिल बैठ के इकट्ठा खाना खाना, प्यार बांटना दूसरा काम हो सकता है। इंडिविजुअल लेवल पे आप डायरी राइटिंग कर सकते हैं, आप कुछ गार्डनिंग वगैरह कर सकते हैं, आप कोई पेंटिंग वगैरह काम कर सकते हैं। ये आपने पहले कभी फिल्में नहीं देखी, आप फिल्में बैठ के देखिएगा। आपको म्यूजिक का बहुत शौक है, आप पुराना हिंदी म्यूजिक लोग सुनते हैं, क्लासिकल सुनते हैं, तो जो भी आपका पहले कभी शौक रहा है, वो भागती दौड़ती जिंदगी की वजह से आप शौक नहीं पूरा कर पाए, वो शौक आप बड़ी आसानी से पूरा जी। तो डॉक्टर साहब, इसके साथ जी मैं आपसे ये भी जानना चाहूंगी, जैसा कि कहा जा रहा है कि परिवेश में अपने आप को ढालना ही होगा, लेकिन जब परिस्थितियां विषम हो जाए, ऐसी स्थिति में क्या करें लोग? जिस तरह का माहौल बन चुका है, हर जगह ऑक्सीजन की कहीं कमी की वजह से हर जगह चीख पुकार की जब आवाज आती है तो आमतौर पर लोग परेशान हो जाते हैं कि अगर कहीं हमारे बच्चे को हो गया या हमारे घर में किसी को हो गया तो क्या करेंगे। खास तौर पर अगर मिडिल क्लास की बात करें, गरीब तबके की बात करें, तो वो और ज्यादा परेशान हो रहे हैं कि अब जो बड़े लोग हैं, यानी कि जिनके पास पैसे हैं, वो तो कर ले रहे हैं, जब उन्हें इलाज नहीं मिल पा रहा है, अगर हमारे बच्चों को हो जाएगा तो हमें कैसे इलाज मिलेगा? ये भी सवाल लोगों के मन में है। देखिए, इसमें कोई शक नहीं कि जो मीडिया है, मीडिया होने की जैसे टेलीविजन मीडिया है या ऑडियो मीडिया है, ये हमारे एंटरटेनमेंट के लिए भी होता है, हमारे इंफॉर्मेशन के लिए भी होता है। तो कई बार जो सेम पिक्चर देख के लोग थोड़े से डिस्टर्ब होते हैं, तो पर्टिकुलरली जो थोड़े से लाइट हार्टेड होते हैं या कमजोर दिल के होते हैं, वो ऐसी पिक्चर देख के उनको और डर लग जाता है कि बड़े बूढ़ों को तो हमें खासी तौर पे हम कहेंगे कि ऐसी पिक्चर्स या ऐसे मीडिया के फ्लैशेस जिसमें कि कई बार आपने शमशान दिखाया जा रहा होता है, कई बार चलती लाशें दिखाई जा रही हैं, ये चीजें उनको ना दिखाई जाए, क्योंकि इससे उनके मन में एकदम भय पैदा हो जाता है कि कहीं मेरा तो ये हाल नहीं हो जाएगा। और अदरवाइज मीडिया का अपना रोल है, ऐसी चैनल्स देखें जिसमें इंफॉर्मेटिव चैनल्स हों, जिसमें कोई डिस्कवरी चैनल हो, जिसमें कोई फॉर एग्जाम्पल स्पोर्ट्स चैनल हो, उनको देखने में कोई हर्ज नहीं है। और इसलिए हम कहेंगे कि जो लोग थोड़े से लाइट हार्टेड हैं वो उस चीज को अवॉइड कर देना अच्छा होगा। प्लस देखो, अक्सर हम लोग कहते हैं कि जब भी किसी को कोई काम करने को कहा जाए कि मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास टाइम नहीं है, तो अब भाई साहब आपके पास टाइम ही टाइम है, तो जो शौक आप पहले नहीं पूरा कर पाए वो आपको एकदम बैठना पड़ गया। आप कुकिंग पसंद करते हो, आप गार्डनिंग पसंद करते हो, आप डायरी राइटिंग पसंद करते हो, आप म्यूजिक, आप गाना सुनना पसंद करते हो, आप गाना पसंद करते हो, तो आई थिंक ऐसे कई शौक हैं। किसी को स्टैम्प कलेक्टिंग का शौक है, इसके लिए इंसान समय नहीं निकाल पाता था, अब समय मिला है तो अपने शौक को पूरा कीजिएगा। जी, लेकिन डॉक्टर साहब, जैसा कि अगर इम्यूनिटी सिस्टम की बात की जाए, कहा जाता है कि इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए, आपको मेंटली तौर पर भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना होगा, साथ ही साथ आपकी जो इम्यूनिटी है बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। उसके लिए क्या कुछ करना चाहिए? देखिए, इम्यूनिटी के लिए 3 चीजें चाहिए होती हैं। एक, हमारे शरीर को डाइट ठीक मिले, एक हमारे शरीर को एक्सरसाइज ठीक मिले, और एक हमारे शरीर को मानसिक यानी कि मेंटल कंडीशन या साइकोलॉजिकल कंडीशन ठीक रहे। डाइट ठीक के लिए सबसे इम्पोर्टेंट है, ट्राई टू टेक योर मील्स इन टाइम, खाने पीने में ज्यादा गैप ना आए, 3 टाइम 4 टाइम आप खाना खाइएगा। सुबह खाने में आपको ब्रेकफास्ट हमेशा ठीक हैवी होना चाहिए, आपका लंच भी हैवी हो सकता है, डिनर आप खाने के एकदम बाद सो जाते हैं तो डिनर को थोड़ा लाइट रखिएगा।
तो खाने में सादा भोजन दीजिएगा। जंक फूड जिसमें कि पिज्जा, बर्गर, मोमोज, चाय, कॉफी, इन चीजों को जितना हो सके कम रखिए, अवॉइड कीजिएगा। जितना भी आप छोले भटूरे खा लिए, मैंने वो खा लिए। बिल्कुल, देखा जाता है कि जंक फूड की अगर बात की जाए, अभी बहुत ज़्यादा लोग जंक फूड की तरफ बढ़ने लगे हैं, जंक फूड खाते हैं। अब ऐसे में वो कितना ज़्यादा हमारे इम्यून पावर को कमज़ोर करता है? इसमें कोई शक नहीं है। हमारा पेट एक है, उसमें या तो अच्छी चीज जाएगी या बुरी चीज जाएगी। अगर मैं एक दाल सब्जी और फल खाने वाला आदमी हूँ तो मुझे उस पेट में पहले कोई चाउमीन खिला दी जाए या पिज्जा खिला दिया जाए या बर्गर खिला दिया जाए तो पूछा जाए आप वो खाएंगे? लोगों में नहीं भाई नहीं। तो दैट मीन्स कि आप इन अप्रिय पदार्थों को अवॉइड कीजिएगा। उसके साथ आप फ्रूट डाल दीजिएगा, उसके साथ आप सैलड डाल दीजिएगा, उसके साथ आप बैलेंस्ड फूड जिसमें दाल भी हो, सब्जी भी हो, रोटी भी हो। और साथ में अक्सर लोग घी भी ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जब तक फिजिकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा ना हो, बहुत ज़्यादा घी लेने की जरूरत नहीं है। आजकल जमाना है रिफाइंड ऑयल्स का, जिसमें कि जो ये अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स होते हैं वो ज़्यादा किए जाएँ। वो आप एंटीऑक्सीडेंट एसिड का काम करते हैं और खुलेआम जो ऑयल फैट्स हैं वो चीज़ ना ली जाए। दूसरा मैंने कहा था कि एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर फिटनेस एंड इम्यूनिटी। एक्सरसाइज में क्या आता है कि जरूरी नहीं कि आप स्वस्थ समय है तो आप डेली 4 घंटे करते थे। हाँ, कोई देर नहीं, आपने 1 घंटा डेली एक्सरसाइज कर ली, हम ये उम्र है तो उसमें आप योगा भी कर सकते हैं, उसमें आप एरोबिक्स भी कर सकते हैं, उसमें आप स्विमिंग भी कर सकते हैं, उसमें आप दौड़ भी सकते हैं। जैसा आप सहूलियत हो, जैसा आपका प्रोफेशन हो उस हिसाब से। और लास्ट जो मैं हमेशा कहता हूँ, मेंटल पीस जो हमारी स्ट्रेस है ना, उसने हमें आपके जो से कोरोना आया है और नुकसान कर रहे हैं। उससे पहले स्ट्रेस का बुरा ही हाल। तो लेकिन डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि अभी तक जब पिछली बार कोरोना वायरस आया, इसके बाद दूसरी लहर आई, तीसरी लहर आई, अगर बात करें तीनों में अंतर के, जो डबल म्यूटेंट है और जो ट्रिपल म्यूटेंट है, इसमें किस तरह का अंतर है और कितना घातक ये वायरस है आम लोगों के लिए? मैं तुझे आपको इन्फॉर्म कर दूं, जब से ये दूसरी वेव आई है कोरोना की, ये तकरीबन दिसंबर के मिड में शुरू हुई थी। पहले ये विदेशों में, जिसमें कि मेनली यूरोप आया था, अमेरिका आया था, ऑस्ट्रेलिया आया था, उसमें आई और उन लोगों ने बकायदा अपनी छुट्टियां होती हैं, क्रिसमस वगैरह और न्यू ईयर टोटल कैंसिल किया है। हमारे देश में भी ये तकरीबन मिड फरवरी के मिड में एंटर कर चुका था, लेकिन उसके बावजूद भी इट वॉज नॉट टेकन कॉग्निजेंस ऑफ। तभी ये रिजल्ट है। सोच के देखिए कि हमारे देश में 9 अप्रैल को 1 लाख केस थे, उसके जस्ट 9 दिन बाद 2 लाख थे, उसके जस्ट 1 महीने बाद आप सोच लीजिए 1 लाख और बढ़ गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि जो ज्यादा नुकसान हुआ है वो आके अप्रैल में ही हुआ है। यह हमारा डर है, ये नुकसान आने वाले महीने में भी हो सकता है। 3 म्यूटेंट्स हैं। इससे बचने के लिए क्या किया जाए? मैं कंप्लीट किया। जी जी बिल्कुल। 3 स्ट्रेन हैं। एक स्ट्रेन इंग्लैंड से आई थी, एक इंग्लैंड साउथ अफ्रीका से आई थी और एक स्ट्रेन ब्राजील से आई थी। लेकिन जो दिल्ली में या हिंदुस्तान में पैदा हो गया है, ये अपने आप ही वायरस म्यूटेट कर गया है। इसको डबल म्यूटेंट कहा जा रहा है, क्योंकि महाराष्ट्र में बहुत ज्यादा इफेक्टेड है, और एक ट्रिपल म्यूटेंट कहा जा रहा है जो कि कैलकाटा में इतना पाया जाएगा। बचने का वही 5 उपाय। सोशल वैक्सीन जिसमें कोई नहीं लगा आपको। पहली बात तो आपको कोई बाहर निकलने की विशेष जरूरत नहीं है, तो आप अपने घर में बने रहिए, वो हमेशा फायदा करेगी। दूसरा, हैंड वॉश या सैनिटाइजेशन बहुत जरूरी है। चाहे आप साबुन पानी से हाथ धोएं, चाहे उसमें अपना कोई अल्कोहल वाला सैनिटाइजर इस्तेमाल किया जाए, वो बहुत अच्छे पाए जाते हैं। तीसरा जो मैं सबसे इम्पोर्टेंट है, जिसका नुकसान हिंदुस्तान में बहुत हुआ है पिछले कुछ टाइम में, हमने ना चाहते हुए भी पॉलिटिकल गैदरिंग, रिलीजियस गैदरिंग, अदर फैमिली फंक्शन, बहुत कुछ हुई है, बहुत कुछ किया है। तो ये हमने आज से 5-6 दिन पहले भी चलता रहा है। अब ये थोड़ा बंद हुआ है, जिसका फायदा मिलने में हमें थोड़ा समय लगेगा। तो हमें गैदरिंग को बिल्कुल नहीं आना है। सोशल डिस्टेंस कम से कम 1-1.5 मीटर के डिस्टेंस जरूर रखिएगा। हैंड सैनिटाइज कीजिएगा, अपने न्यूट्रिशन का ख्याल रखिएगा ताकि आपका इम्यूनिटी ठीक रहे। और उसके बाद आप ये सोचिएगा कि पर्टिकुलरली हमारे बच्चे जो बड़े बूढ़े हैं, उनको खास ध्यान रखना है।
तो सबसे बड़ा बचाव है हमारा वैक्सीनेशन, जो कि बहुत अच्छे से चल रहा है। अब 1 मई से जो हमारी 18 साल से लेके 45 साल के जो लोग हैं उनका भी वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। तो उम्मीद की जाए कि अगले 3-4 महीने के अंदर अंदर हम कम से कम 60-70 करोड़ लोग कवर करें। जो अभी तक सिर्फ 12 करोड़ 13 करोड़ हैं, तो ऐसा हम कर पाते हैं, तभी हम कोई ऐसा सोच सकते हैं कि हमने अच्छा काम किया है। बिल्कुल डॉक्टर साहब, लेकिन जिस तरह से कोरोना अपना रूप बदलता जा रहा है, इसके पीछे की बड़ी वजह क्या मानी जाए कि इतनी तेजी के साथ वो अपने स्वरूप को बदल रहा है? देखिए, वजह एक ही है कि जो हमारा ये वायरस है, ये मानव जाति से ज्यादा स्मार्ट है। स्मार्ट का मतलब इसमें एक ऐसी क्षमता है, इसकी जीनोम्स हैं वे अपने आप को बहुत तेजी से बदल सकते हैं। तो वही इसकी वीकनेस है। हम क्या कर सकते हैं कि जितना भी इससे होता रहे, अगर इसको हमारी सांसें ना मिले, हमारी छातियां ना मिले, तो हमारे अंदर घुसेगा नहीं, तो ये अपने आप मरने की कोशिश करेगा। दैट इज वाई लॉकडाउन की बात की जाती है, दैट इज वाई मरीजों को घर बैठने की बात की जाती है कि वायरस हवा में जिंदा नहीं रह सकता, बहुत कम समय जिंदा रह सकता है। वो सिर्फ जिंदा रह सकता है हमारी सिक्रेशंस पे, हमारे एल्यूलाइन पे और हमारी छाती पर। तो जब तक इसको हम अगर प्रॉस्पर ना करने दें, अगर आज से मिल जाए कि हमें इस वायरस को कुछ नहीं करना, सिर्फ इसको अपने पास नहीं आने देना, तो मेरे हिसाब से सारी बीमारी की वजह ही दैट इज वाई हम कहते हैं हमेशा जो कोरोना प्रोटोकॉल है या कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, वो लोग सख्ती से फॉलो करें। बिल्कुल है, लेकिन कुछ लोग अभी भी सख्ती से पालन करने को तैयार नहीं है, नियमों का उल्लंघन करते जा रहे हैं डॉक्टर साहब। लेकिन बड़ा सवाल ये भी है कि देखिए, मरीजों की संख्या दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, लेकिन डॉक्टरों की संख्या बढ़ने की बजाय घटती जा रही है। ये भी एक बड़ी वजह है जिसकी वजह से इस संक्रमण की चेन को नहीं तोड़ा जा पा रहा है। हो सकता है, कोई शक नहीं है कि जो हमारी एंटीबायोटिक्स हैं, जो एंटी वायरल ड्रग्स हैं, वो धीरे धीरे इफेक्टिव कम होती जा रही हैं। अब हमारे दूसरी दवाइयां बच जाती हैं। एक स्टेरॉइड्स, जिसको कि एंटी इंफ्लेमेटरी ड्रग्स कहा जाता है, जो डॉक्टर्स को जैसी CRP हाई हो शुरू कर देना चाहिए। और दूसरा ट्रीटमेंट हॉस्पिटल में जो होता है वो होता है ऑक्सीजन, जो कि पिछले दिन काफी शॉर्ट रही है, तो उसकी वजह से काफी मौतें हुई थी। तो हमारी सरकार को गुजारिश है कि ऑक्सीजन को अच्छे से आसपास पूरे हिंदुस्तान के सब शहरों में जरूरत के समय पे अवेलेबल कराएं। लेकिन डॉक्टर साहब, बड़ा सवाल ये भी है कि एक तरफ कहा जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, जल्द से जल्द ऑक्सीजन उपलब्ध कराई जाए, लेकिन डॉक्टरों की कमी है, जल्द से जल्द डॉक्टरों की भर्ती कराई जाए, इसको लेकर ज्यादा फोकस नहीं किया जा रहा है। क्या ये भी समझा जाए कि ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है? अगर डॉक्टरों की ज्यादा से ज्यादा संख्या में भर्ती नहीं हुई तो फिर कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। ये सच है कि जब आज से कुछ समय पहले जब आया था, तो हमें पता नहीं था कि हमारी ऑक्सीजन की डिमांड कितनी होने वाली है। लेकिन केसेस जिस पिछले लॉकडाउन की देखिएगा, पिछले कोरोना के फर्स्ट वेव में हमारे पूरे हिंदुस्तान के मैक्सिमम केसेस 1 लाख भी नहीं पहुंचे। अब अभी तो हम 3.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। उसकी वजह से जो हमारे हॉस्पिटल्स में है, हॉस्पिटल बेड्स, ICUs, ऑक्सीजन यूजेज, ड्रग्स की, वो सब बहुत शॉर्ट पड़ती है। यानी कि सर्विस देने वाले ज्यादा हैं और सर्विस प्रोवाइड करने वाले कम है। जो हमारे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के 3.5 लाख डॉक्टर्स हैं, वो दान तो मिले हुए, लेकिन सब डॉक्टर को देखा जाए तो सब बहुत फिजिकली भी और मेंटली भी बहुत स्ट्रेस तो काम है कि केसेस हैं कोरोना के, तो कम होने का नाम ही नहीं ले रहे। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम किसी तरीके से, चाहे लॉकडाउन टोटल ना लगे, जहां चाहिए वहीं लगे, उसको मॉनिटर करते हुए, प्लस सब लोग, चाहे वो मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, चाहे वो पैरामेडिक्स हैं, चाहे वो नर्सेज हैं, इसके अलावा हमारी जितनी भी NGOs हैं जो कि काम करते हैं, सब, चाहे कोई गुजरात समिति है, चाहे कोई NGO जो उसने बनाई हुई है, चाहे कोई RWs हैं, ये सब मिल के काम करें तो एक उसकी मदद का रवैया बना सकते हैं। तब जाके हम समझते हैं कि आज के शायद 15-20 दिन बाद हम जो ये केसेस बढ़ने का रवैया है उसको रिवर्स कर। लेकिन अभी तो ये सच है कि इन एनी पार्ट ऑफ इंडिया एक दहशत फैल गई है कि कोरोना क्या कर जाएगा।
बिल्कुल। हर आदमी को अपने घर का डर लगता है कि मेरे घर बड़े बूढ़े को डर जाए, वो ठीक हो जाए। लेकिन डॉक्टर साहब देखा जा रहा है कि डर लोगों को पलायन करने पर मजबूर कर रहा है, तो क्या जो पलायन तेजी के साथ हो रहा है वो भी एक बड़ा कारण है इस संक्रमण के फैलने का? हो सकता, इसमें कोई शक नहीं, वो भी एक बड़ा कारण 100% हो सकता है। और इसके अलावा एक चीज मैं और पूरी आपको बताना पसंद करूंगा, इससे हमें सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि पिछले कुछ टाइम से जब से आसपास के शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है, तो एक डर और सा बना हुआ है कि शायद टोटल ऑल इंडिया लॉकडाउन ना लग जाए। उससे हमारी जो लेबर है और जो हमारी जो डेली वेजर्स हैं, जो हिंदुस्तान के छोटे कस्बों से या गांवों से शहरों में आते हैं काम के लिए, व्यवसाय के लिए और रोटी रोजी के लिए, वो वापस जा रहे हैं। इसमें से कुछ केसेस जो कि एसिम्टोमेटिक हैं या जिनमें सिम्टम कम है, क्योंकि वहां जाके इनकी कोई सर्वेलेंस नहीं होनी है, इनका कोई चेक नहीं होना है, तो अगर ये गांवों में बीमारी फैला देंगे तो मुझे बहुत दुख से कहना पड़ेगा कि ये कहानी बहुत लंबी होने वाली है। यही सवाल मैं आपसे पूछने वाली थी डॉक्टर साहब कि अगर गांव तक ये वायरस पहुंच गया, अगर तेजी के साथ वहां पर विस्फोट हुआ, तो कैसे नियंत्रण करेंगे? चलिए, शहरों में कम से कम कुछ सुविधाएं हैं, वहां पर और अच्छी सुविधा की जा रही है, लेकिन गांव तक जहां पर अस्पताल तक नहीं है, जहां से जिला अस्पताल पहुंचने के लिए कई घंटे लगते हैं, ऐसे में अगर किसी की हालत खराब हो जाती है, अगर वहां पर कोरोना का विस्फोट होता है, तो क्या हम इतने सक्षम है, क्या हम इतने तैयार हैं कि इतनी जल्दी अस्पतालों का निर्माण हो जाए, जल्दी डॉक्टर्स वहां पर पहुंच जाए और मरीजों का इलाज हो जाए? बिल्कुल भी नहीं है। ये स्थिति पहले ही बहुत विस्फोटक है और इसलिए हमें पूरी कोशिश करनी चाहिए कि जो मैं पहला बता चुका हूँ, दैट मींस कि हम वायरस से एक्सपोज ना हो, क्योंकि अगर हम एक्सपोज होते चले गए और वायरस के कोविड-19 के केसेस बढ़ते चले गए और उसका प्रेशर हमारी स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ेगा, जो अभी भी चल रहा है, अभी भी बुरा हाल है। ओपीडी, आईसीयू, हॉस्पिटल बेड, ऑक्सीजन, बहुत बुरा हाल है। हमने देखा है दिल्ली शहर में कई सारे 5 स्टार होटल्स को, कई सारे बैंक्वेट्स को वहाँ बेड डाल दिए गए हैं। आपने बेड तो डाल दिए, तो वहाँ के लिए डॉक्टर्स की सेवा चाहिए। बिल्कुल, बड़ा सवाल तो यही है कि बेड उपलब्ध हो जाने से क्या डॉक्टरों की कमी पूरी हो जाएगी, और क्या डॉक्टर वहाँ पर जब रहेंगे ही नहीं तो फिर कैसे मरीजों को इलाज मिलेगा? डॉक्टर्स की ये बहुत ही बड़ी लॉजिस्टिक प्रॉब्लम है और सबको हम सबको मिल के सॉल्व करना है। मीडिया को भी इसकी पॉजिटिव इमेज देनी है और तभी हम कर पाएंगे। लेकिन अभी एज ऑफ टुडे जो स्थिति मैं देख रहा हूँ, ये स्थिति काफी कठिन है, बहुत ही कठिन है। तो सब लेवल से मदद की जाए। हमारी जनता कोरोना से बिहेवियर फॉलो करे, हमारे जो जवान हैं वो अपने आप को ज्यादा बाहर आने की कोशिश ना करें, हम अपने बड़े बूढ़ों को अंदर रखें, सब लोग जब से बाहर निकले तो मास्क जरूर पहने, ताकि किसी को जाना भी पड़े जी। और डॉक्टर साहब, स्थिति इस कदर खराब हो गई है कि अब आर्मी के जवानों को तैनाती करनी पड़ रही है कि कम से कम वो हॉस्पिटल में वहां पर उनकी तैनाती हो, आर्मी जो अस्पताल है वहां पर सुविधाएं की जा सके। लेकिन क्या गवर्नमेंट का ध्यान उस तरफ नहीं जा रहा है जहां पर एक्चुअली में होना चाहिए, ऑक्सीजन पर, डॉक्टरों पर, उनकी भर्ती पर, नर्सेस की भर्ती पर? बिल्कुल होना चाहिए। देखो, ये एक आपातकालीन स्थिति है, इसको हिंदी में हम नेशनल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी करेंगे, क्योंकि हमारी प्रायोरिटीज थोड़ी गलत चल रही थी। अब शायद पिछले कुछ दिनों से हमारी प्रायोरिटीज ठीक हो रही है, तो सब लेवल पे काम होना चाहिए। म्युनिसिपैलिटी अपना काम करे, फ्रंट लाइन वर्कर्स अपना काम करें, जो किसी डिस्ट्रिक्ट का एडमिनिस्ट्रेशन है, जो राज्य की सरकार है, देश की सरकार है, वो अपना काम करें। वैक्सीनेशन के काउंटर शायद 1 मई से खुलने वाले हैं, उसमें शायद करोड़ों लोग। लेकिन डॉक्टर साहब, देखा जा रहा है कई जगह पर जब फ्रंट लाइन वर्कर्स ईमानदारी के साथ काम कर रहे हैं, वहां पर कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, इस दौरान किसी की जान चली जाती है, तो देखा जाता है उन्हीं पर प्रहार किया जाता है, उन्हीं पर हमला किया जाता है। ऐसे में डॉक्टरों का मनोबल बढ़ने की बजाय कम होता चला जा रहा है। कैसे इलाज मिल पाएगा सही तरीके से मरीजों को? इसमें कोई शक नहीं कि ये खींचतान की स्थिति है। इतनी खींचतान है कि हम देखते हैं एज ए क्लिनिशियन, मैं एक मेडिकल डॉक्टर हूँ दिल्ली में, तो पेशेंट बजाय इतनी मारे घूमते रहते हैं, को डर लगा रहता है कि हमारे घर में फेल हो गए, 6 लोग बीमार हो गए, 2 बड़े बूढ़े हैं, एक हॉस्पिटल पड़ा है, तो सर्विसेज नहीं मिल पाती, किसी को ऑक्सीजन नहीं मिल पा रही, किसी को एसेंशियल ड्रग्स नहीं मिल पा रही। प्लस लोग डरते हैं कि बातों में दिया ना बुझ जाए। तो स्थिति बहुत ही कठिन है। आपके चैनल के माध्यम से मैं इतना ही कहूंगा कि लोगों को कि जब रात आई है तो सुबह जरूर आएगी, बी पॉजिटिव,
सब अपना पानी ज्यादा पीजिएगा, अपना हाइड्रेशन का ख्याल रखिएगा, अपने फ्रूट्स की खपत का ख्याल रखिएगा, अपना बिल्कुल अपना ख्याल यहाँ पर खुद ही रखना होगा, एक तरीके से ये कह सकते हैं डॉक्टर साहब। बहुत शुक्रिया टीवी 100 पर समय देने के लिए।